आप 73 दिन तक लगातार लड़े और ऐसा लड़े कि पूरे देश ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा और सबने कहा लड़ाई लड़ो तो आशाओं के जैसी लड़ो। इस बात के लिए आप सब साथियों को बहुत 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 बधाइयाँ। दूसरी बात, दो मन है हमारी सबके, सारी 20,000 आशाओं का दो मन हो रहे। दो मन क्या क्या है? एक मन तो हमारा खुशी का है कि ये सरकार जिसको ये कहते थे कि ये झुकती नहीं है, ये बात नहीं करती। कल हम जब टेबल पे बैठे थे तो उन्होंने कहा जो 3,000 की बढ़ोतरी 1,000 से 4,000 पिछली बार आप ले गए थे, तब हम नए नए थे, हम लोगों को पता नहीं था और यह बढ़ोतरी इतनी पूरे देश में कहीं नहीं होती। एक बार में हमसे गलती हो गई थी या गलती दोबारा को नहीं दोहराना, ये उन्होंने कहा कि हम नए नए थे। अब वह सरकार पुरानी हो रही है, अपनी जड़ जमा रही है और अब वो सारी जनता के पैर उखाड़ने में लगी हुई है। वो ये सोचते थे कि आशाओं के भी पैर उखाड़ने हैं, लेकिन हुआ उल्टा, हमारे पैर नहीं उखड़े, हमने सरकार के पैर उखाड़े हैं। ये खुशी है हमें इस बात की, 20,000 आशाओं के दिल में इस बात की खुशी है और हमें दुख भी है। हमें दुख इस बात का है कि हम जो काम करते हैं, हमने सरकार को 5-5 घंटे लगा के बताया है कि आशाओं के पास क्या काम है, क्या हमारी तकलीफ है, कैसे कोरोना में आशाओं ने काम किया है। ये केवल हमने नहीं बताया सरकार को, ये जहां हम काम करते हैं हरियाणा के नागरिकों ने बताया सरकार को, तमाम संगठनों ने बताया सरकार को। हमारे पक्ष में सरपंच आए, जिला परिषद मेंबर आए, ब्लॉक समिति के मेंबर आए और खुद इनके एमएलए और मंत्री तक मुख्यमंत्री को ये कहने वाले हैं हाँ आशा काम करती है, ये इनका हक बनता है, इनको कर्मचारी तो बनाया जाना चाहिए, इनको न्यूनतम वेतन तो दिया जाना चाहिए। ये बात सुनी नहीं गई, उन्होंने आशाओं की बात नहीं सुनी, उन्होंने 20,000 आशाओं की बात तो एक तरफ, उन्होंने 2.5 करोड़ हरियाणा की आबादी की बात नहीं सुनी। इस बात की हमें तकलीफ है, इस बात का हमें दुख है। जब हम कल वहां बैठे थे, इतना अच्छा बोर्ड लगा रखा था, उस पे लिखा हुआ था कि अब सुनी जाएगी बेटियों की पुकार, क्योंकि हरियाणा में है खट्टर सरकार। हमने उस बोर्ड से नजर नहीं हटाई, हमने कहा कि सर जो भी हो, आज ये जो आपका वाक्य है ये वाक्य सच होना चाहिए। हम उस पे लगाए रखे टकटकी, हम बोलते रहे। वो कहीं पे पहुंचना ही नहीं चाहते थे, वो समझौता कोई नहीं करना चाहते थे, वो हमें दरी से खाली उठाना चाहते थे। हम उनको बार बार बोलते रहे। आर.के. खुल्लर जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं, उस फोटो को उठा लाए और उठा के टेबल पे मुद्दा मार दिया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम किसी बेटियों की कोई पुकार नहीं सुनते। इस बात का ये मतलब है, अपने खुद का उन्होंने बोर्ड, उनका खुद का फोटो जो अपने दफ्तर में सजा रखा था, उसको उठा के मुद्दा मार दिया। बोले अब मुख्यमंत्री की तरफ देख के अब बात करो। तो क्या बात करते? बात जो हम लोगों को करनी थी, हमने तो अपनी पूरी बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात की उसका हिसाब आप 2024 में और 25 में सरकार के साथ करोगे, मुझे पक्का यकीन है। क्या बोला? सारी जनता ने, 2.5 करोड़ जनता ने हरियाणा की ये कहा हमारी आशाएं शानदार काम करती हैं और उस शानदार काम के बदले में उनकी बढ़ोतरी बनती है, उनका पक्का होना बनता है, उनका वेतन बनता है। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री कल वार्ता में ये कह रहा था कि आशा नहीं थी, काम जब भी चला करता, ट्रेंड दाई थी, ट्रेंड दाइयों से भी काम चलता था। आपको क्या जरूरत है? वॉलंटियर हो, जिसका जी करता है काम कर लो और जिसका जी नहीं करता काम छोड़ दो। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आज के बाद हम आपकी चिट्ठियां काट देंगे, आपको टर्मिनेट करेंगे, है ना, और जिसने
मत करो। 3 बार खड़ा हुआ मुख्यमंत्री वार्ता छोड़ के भागने के मूड में था और अपने सारे प्रवक्ता तैयार कर रखे थे। टीवी चैनल वालों के पास वो तैयार खड़े थे ये कहने के लिए कि देखो यूनियन वार्ता नहीं होने देती है, मैं बातचीत के लिए बुला रहा हूँ यूनियन के डेलीगेशन को और ये बातचीत नहीं करते हैं, ये कोई समझौता नहीं होने देना चाहते हैं और ये अपने झंडे को बदनाम करने के लिए, अपनी यूनियन को बदनाम करने की पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था। हमने भी उनकी नजरें पढ़ी, उनका दिमाग पढ़ा, हमें अपना भी पता था कि हम क्या चाहते हैं। हमने उसको बार बार मीटिंग में रखा, लेकिन एक समझदार यूनियन कौन सी होती है और एक समझदार नेता कौन होते हैं, ये बात हमने आंदोलन शुरू होने से पहले आप सबको बताई थी और हम जत्थे लेके आप लोगों के बीच में आए थे। उन जत्थों में कौन कौन आया था, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? जितने लोग जत्थों में आए थे उन सबसे बातचीत हुई थी, आप सबसे पूछ के गए थे हम कितने दिन लड़ सकते हैं। आपने मियाद बताई थी हमें, है ना, वो यही मियाद थी। हमें पता है कि हमारी वर्कर ने जो हमें इशारा किया था, हम उस बाउंड्री लाइन पे पहुंच रहे हैं, ये हमने अपने अंदर से ये हमें पता था। दूसरी बात हमें और क्या पता थी, दूसरी बात ये पता थी कि जो ये भड़का रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रवक्ता तैयार कर रखे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये यूनियन जो है हमारी एकता, 20,000 आशाओं की एकता जो सरकार को खटक रही है, असल में वो चाहते थे इस एकता के अंदर सेंध लगाई जाए और वो सेंध यदि हमारा समझौता होता है तो वो सेंध लग नहीं सकती थी। वो सेंध केवल तब लग सकती थी जब हमारा समझौता नहीं होता और हम दरी से खाली हाथ घर जाते, लेकिन उनका षड्यंत्र फेल हुआ। हमने सरकार को झुकाया है, लड़ रहे थे, आशाएं सरकार के साथ लड़ रही थी और लड़के हमने हारी सरकार है और जीती आशा है। बात यह है कि हम गोल्ड मेडल के लिए लड़ रहे थे, गोल्ड मेडल में आया, अपना सिल्वर मेडल आ गया, लेकिन कोई ये कहता है क्या जब ये जीत तो जीत होती है ना, जीत तो जीत होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, हम जीते हैं। पूरे हरियाणा से हमारे आंदोलन को बधाइयां आ रही है, न केवल पूरे हरियाणा से, पूरे देश से हम लोगों को बधाई मिल रही है कि आप लोगों ने उस सरकार को हराया है जिसे कोई नहीं हारा था। उन्होंने कहा कि आपको पक्का होना है, कलेक्टर वाली कमेटी बना दें। मतलब क्या इस बात का, वो कह रहे थे कि 42 दिन में क्लर्क भाग गए अपनी दरी उठा के और 72 दिन में तुम भाग जाओ दरी उठा के, कुछ ना देते हम। मतलब ये था उनका कहने का। बोले क्लर्कों वाली कमेटी बना दे, क्लर्कों वाली कमेटी नहीं बना दे तो उनका कोशिश ये थी कि आंगनबाड़ी वाला सीन जरूर बना दे। हम वहां से मना करके आए, उसके बाद वो आपके टर्मिनेशन की चिट्ठियां निकाले और वर्कर जब टर्मिनेट होके अपनी नौकरी से हाथ जो धो के अपने घर बैठेंगी, उसके बाद वो यूनियन के खिलाफ प्रचार करे, अपने नेताओं को टारगेट करके ये कहे कि भाई देखो आप लोगों को तो पता थी हमारी नौकरी जाने वाली है, आप लोगों ने क्यों नहीं हमें समझाया आके, क्यों नहीं हमें सही बात बताई, तो तब ये बात होती जो कोई आज बीजेपी और जेजेपी के सिखाए पढ़ाए कुछ लोग आज भी कुछ बातें उठा रही हैं, वो इसलिए। और हमने हासिल क्या किया है 73 दिन के आंदोलन में, हासिल क्या किया है हमने, हासिल देखो 2018 में आप लड़े थे, तब हमने फिक्स में 3,000 की बढ़ोतरी ली थी। अब हम 3,000 की नहीं ले सके, हम 2100 की ले सके, 900 रुपए कम रह गए। 900 रुपए मायने नहीं रखते हैं, मायने ये बात रखती है कि जो पंजे अड़ा के बैठी थी सरकार, हमने उसके पंजे उखाड़ दिए और हम जीत गए हैं। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, हमारी बहनें खाली घर जा रही थी रिटायर होके, और भी बहुत सारी बहनें अभी रिटायरमेंट की बिल्कुल बैठी है सीमा पे, और उनको 2 लाख रुपया वो
20,000 रुपए लेके घर नहीं जाएंगी। जिन वर्कर ने अपनी वर्करों को रिटायर करके घर भेजा है वो सब जानते होंगे कि उनके दिल में कितना दर्द था कि हमने 17 साल तक स्वास्थ्य विभाग की सेवा की और जब हम घर जाने लग रहे हैं तो हम खाली हाथ घर जा रहे हैं। ये दर्द, ये टीस थी हमारे मन में। अब ये टीस हमारे मन में नहीं रहेगी। कल से जो हमारी वर्कर रिटायर होगी उसको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तीसरी हमारी तकलीफ थी कि एएनएम अपने साइन करवाने के लिए, परफॉर्मे पे साइन करवाने के लिए वो हमें परेशान करती थी। हमारे परफॉर्मे पे साइन करवाने के लिए वो हमसे कहती थी कि हमारा गुलाबी रजिस्टर पूरा करो, मेरा फलाना काम करो, मेरा धिकड़ा काम करो। सारे हम उसके घर के काम भी करते थे उसके बदले में। अब आपका आशा पे ऐप आपके फोन में नहीं है, ऐसा ही है ना? वो अब दोबारा से बनने लग रहा है। अब वो जब आशा पे ऐप दोबारा बनेगा उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपकी जो डिटेल्स आप ऑफलाइन परफॉर्मे पे भरते थे वो सारी डिटेल ऑनलाइन आपकी आशा पे ऐप में डायरेक्ट भरी जाएंगी और जब आप उसको डायरेक्ट उसमें भर दोगे आपको ऑफलाइन परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं रहेगी। और आपको जब ऑफलाइन परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं रहेगी तो हमें एएनएम के साइन की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये हासिल किया है हमने अपने इस आंदोलन से। इसके साथ साथ ये इतनी बात नहीं है, इसके साथ साथ हम चाहते तो ये थे कि हमें ईएसआई और पीएफ की सुविधा मिले। ईएसआई और पीएफ की सुविधा तो मना कर गए वो अब हम लेंगे केंद्र सरकार से, कोई बात नहीं, वहां से निकलवा लेंगे। लेकिन ये बात हुई है कि सभी आशाओं का आयुष्मान का कार्ड और चिरायु का कार्ड बनेगा। बाकी सब नागरिकों के लिए उसके ऊपर आय की सीमा है कि 3 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है उनके चिरायु कार्ड नहीं बनेंगे। आशाओं की आमदनी चाहे 3 लाख है, चाहे 7 लाख है, चाहे 10 लाख है, सबके चिरायु के कार्ड बनेंगे। हमारा परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के अंदर बढ़ोतरी की प्रपोजल तैयार हुआ है, हमारे काम है। और जितना हमारा बचा हुआ पैसा है, ये जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2018 में, हम सबको याद होगा कि वो कह रहे थे 1,000 रुपया आप लोगों को दिवाली का तोहफा, और वो दिवाली का तोहफा हमें मिला था अप्रैल 2019 से, है ना? 1500 तो पहले मिलते थे, तो वो 1,000 के 2,000 जब किए तो हरियाणा सरकार ने 1500 से 2,000 किए थे। 6 महीने का हमारा वो एरियर मारे बैठे थे, हमारा 6 महीने का वो एरियर अपने खातों में आएगा 6 अक्टूबर से लेके मार्च तक का 3,000 रुपए। ये हमारा कोरोना का 7,000 रुपए भी मारे बैठे थे, वो भी आप लोगों के खाते में आ गया है मेरे ख्याल से। जिनके नहीं आया है उनके आ जाएंगे, जिनके कोऑर्डिनेटर ढीले हैं उनका नहीं आया है, ज्यादातर जिलों में आ चुका है। अपने वो अनिल मलिक के कान खा लियो कि सारे जिला के पिज्जे डल गए, हमारे पैसे कैसे नहीं डले। आज ही हमारे खाते में पैसे आने चाहिए, वो पैसा आपके खाते में आएगा। ये जो इंसेंटिव में बढ़ोतरी है, हमने पिछले बार जब हम लड़े थे हमने जो 3,000 की बढ़ोतरी ली थी, उस 3,000 की बढ़ोतरी के लिए 3 बार संघर्ष किया था। एक बार जनवरी में संघर्ष किया जो फरवरी में खत्म हुआ, फिर हमारे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, फिर नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए हमने जून में फिर से हड़ताल की, और जून में जब हड़ताल की फिर वो गलत नोटिफिकेशन ले आए, फिर वो नोटिफिकेशन फाड़ कर फेंकना पड़ा, और दोबारा सही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जुलाई तक हमारी हड़ताल चली थी। आप सबको याद हो तो 3,000 की बढ़ोतरी के लिए पिछले बार हम 3 बार लड़े, अब की बार हमने 1 बार लड़के 3 बढ़ोतरी पक्की करी है। 1 बढ़ोतरी तो आपकी आ गई, इसका 1 नवंबर से तो ये लागू होगी और इसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। मिशन डायरेक्टर से मैंने अभी भी बात की है सुबह सुबह, उन्होंने कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट में फाइल को 1 दिन भी नहीं रखेंगे। हमने आज फाइल तैयार कर दी, कल रात को बात हुई थी, मिशन डायरेक्टर ने फाइल तैयार करके रखी
हुई है, आज वो फाइनेंस में चली जाएगी, अगले 4-5 दिन में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बात, दूसरी जो हमारे इंसेंटिव है उसमें बढ़ोतरी का प्रपोजल भेजा है। जितनी हमारी एक्टिविटी है टोटल एक्टिविटी पे, उसमें ड्रेस का भी पैसा है, उसमें फैसिलिटेटर्स के टूर का भी पैसा है, उसमें हमारे तमाम जो है उसमें जितनी हमारी बढ़ोतरी है वो सेंटर से वो बढ़ोतरी होगी। और उस पर जो 50% होगा वो न्यू का न्यू मिलेगा, आपकी बार वो 50% में कटौती नहीं होगी। दूसरी बात हम ये निश्चित करके आए हैं, आप बढ़ोतरी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होगी वो लागू होगी 1 अप्रैल से, वो पक्का होगी। यहाँ से चिट्ठी लिखने की भी बात हुई है कि मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे, हमारे मिशन डायरेक्टर और मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पे वो हमने जो प्रपोजल बनवाया है वो उस प्रपोजल को उन्होंने सारा डाल दिया, अपना जो सरकारी प्रपोजल PIP बनाई है उसमें, और वो उसको उन्होंने कहा कि इसको हर हाल में पास करवा के लाएंगे। और मुख्यमंत्री को उनको ये तो पता चल गया कि मनवाने को तो हम कुछ भी मनवा सकते हैं। जो सरकार हमें एक चवन्नी नहीं देना चाहती थी, खाली दरी से उठाना चाहती थी, उनकी हमें मांग माननी पड़गी। तो ये मनवा तो कुछ भी सकती है। RK खुल्लर ये बोला, अच्छा आप लोग और कोई बात ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता, केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट कर दे। आपने मिशन डायरेक्टर को कहा इनको ले जाना मीटिंग में, जरूर पास करवा लाएंगे। तो अपना दूसरी बढ़ोतरी वो, और तीसरी बात ये कि कल आशाओं के दिल में दर्द बहुत होया था। एक बार तो वो मान लो कि सांप सा लड़ गया था अपने सारा का, साथ हमारे भी लड़ा था, है ना। वो हमारे मीटिंग में अंदर लड़ लिया, हम बाहर आते आते थोड़े से ठीक हो लिए, फिर हम बाहर आके बोले जब वो आपका लड़ा, फिर आप ये थोड़े धीरे धीरे ठीक हो रात में सोए तो सारा जहर उतर गया, सारे ठीक है। लेकिन बात ये है इसमें कि वो सांप तो अपना सारा कर लड़ा, बढ़िया नहीं लगी बात, बढ़िया नहीं लगी तो कोस कोस के सोए हैं। और हमने यह बता दी थी मुख्यमंत्री थे, इसमें थोड़ा सा आगे सरकार दो, हम ज्यादा कुछ नहीं कहते। पहले हम 10,000 कह रहे थे, हम 10,000 से 8 पे आ लिए थे कि भाई इसने 4 में 8 कर दो बस, और कुछ नहीं। हमने कहा आशा खुश होंगी, नवरात्रों में आपको भी बधाई देंगी, और आपने नवरात्रों में बद्दुआएं लेनी हो तो आप इससे कम कर लेना। मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से में बद्दुआ लेना लिखा तो उनका बद्दुआ भी तेरी दिया था रात को। और ये काय और कमल का फूल तो ही हरियाणा में हम जामन को न ध्यान, और जब कमल का फूल नहीं जमेगा यहाँ पे तो ये जो विपक्षी आके बोल बोल के गए हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कलम से आपकी बढ़ोतरी करेंगे, ये बोल के गए हैं कांग्रेसी जितने आए हैं सारे। उन्होंने कहा कि औकात नहीं है हरियाणा सरकार की कि वो आपको कोई बढ़ोतरी ना दे, कम या ज्यादा उनको जरूर देनी पड़ेगी। उनकी एक बात तो सच्ची होगी, दूसरी बोलने की आप गया आवे को लिया तो सारी जनता ने बोला कि दोबारा यह सरकार आनी नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला जब हम आवेंगे तो पहली कलम से आपकी बढ़ोतरी करेंगे। तो तीसरी बढ़ोतरी आप साल भर के भीतर में कति तैयार कर रहे हैं, या तो रहने नहीं, हमें इससे आगे पहुंचना है और हम लगातार पहुंच रहे हैं। हम चले केवल 13 साल हुए अपने यूनियन को बने, और 13 साल पहले हम 50 रुपए महीना कमाते थे। आज हम 13 साल बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आशाओं को लगभग 13,000 उनके खाते में आएंगे 13 साल में। तो अब संघर्ष करते जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो कोई भी कहता है कि जब हम चलते हैं तो कोई तरीके से चलते हैं, आप बिना प्रबंध करे जैसे 6ठी मंजिल तक नीचे कूदेंगे तो चोट खाएंगे, मरांगे, अपना नुकसान होगा। और जब हम सीढ़ियों से नीचे आएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और वो टाइम कोई टाइम मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमारे वर्कर को कितना कम से कम नुकसान हुआ है, मायने ये बात रखती है। जब हम जत्थों में थे तभी भी मैं बता के गई थी, एक अच्छे संगठन की निशानी यही होती है कि वो अपने वर्कर की हर हाल में हर तरीके से पैरवी करे और आंदोलन इस तरीके से चले कि वर्कर का नुकसान कम से कम हो और उसको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो।
मिला है, अपने को फायदा ही फायदा मिला, नुकसान कुछ भी नहीं है। और इस लिहाज से ये हमारी उपलब्धि है। और जब उपलब्धि हो तो उसकी खुशी मनानी चाहिए, गम नहीं होना चाहिए। साफ है बीजेपी वाले आगे छाती पर लोटन लाग रहे हैं। उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, प्लानिंग असल में उनकी फेल होली, उनकी प्लानिंग तक फेल होली। वो ये सोचे थे कि किसी तरीके से कोई एकजुट यूनियन की तरह रहनी नहीं चाहिए, एकजुट यूनियनें होंगी, शानदार संघर्ष होंगे, शानदार संघर्ष होंगे तो बात सुननी पड़ेगी, उनको उपलब्धि देनी पड़ेगी। इस बात से वो जो है इसलिए ये चाहते थे कि कोई यूनियन एक ना रहे। और उस बात का उदाहरण हम आंगनबाड़ी से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से आंगनबाड़ी 4 महीने तक लड़ी। 4 महीने आंगनबाड़ी लड़ी तो उनका जो है क्या हुआ, वो क्या मांग रहे थे, वो मांग रहे थे जो हमने 2019 में हासिल कर लिया था। 2019 में जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 8 एक्टिविटी का 1000 से 2000 हो जाएगा, अपना तो वो अप्रैल 2019 में लागू हो गया। आंगनबाड़ी का 5 साल तक भी वो लागू नहीं हुआ है। और वो ये कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने दिवाली का तोहफा दिया था, वो तोहफा दे दो हमारा। 5 साल से वो तोहफा मांग रहे हैं, उन्हें वो तोहफा उनका ही नहीं मिला है। उसका आधा पैसा दिया था उनको, 800 रुपए। 1500 में से 800 दिए, और 800 दिए भी वर्कर न्यूज सोचे कुछ मांगने नहीं रहे, केवल जो उन्होंने घोषणा कर रखी है वही तो मांग रहे थे। उस पे भी जब वो मानने नहीं, वर्कर टर्मिनेट करी, 4-4 महीने की उनकी तनख्वाह काटी, उन पे केस बनाए, आज भी केस भुगत रहे हैं। और वो ये चाहते थे कि वर्कर को इस तरह से, आज वर्करों की ये स्थिति है, वो ये सोचते हैं कि हम कभी आंदोलन में ही ना आए, डरे हुए हैं। और वो डर के ऐसे दुबक के बैठ गए, चाहते उनकी प्लानिंग तो यह थी अपा इसे डर का, इसे दुबक कर बैठ जाए कि कदे खड़े होने लायक ना रहे। लेकिन हमारे पास भी तो कुछ दिमाग है, हमारी भी तो कुछ प्लानिंग है। हम जो है एकजुट यदि है, हमारी एकता है, हमारे संघर्ष करने के तरीके नायाब है, तो वो काम हमारे साथ नहीं हो सकता था। हम उनसे अलग हैं और हमारे आंदोलन ने भी दिखा दिया कि हम नायाब और शानदार संगठन है, और हमें अपनी एकता और जज्बा ऐसे ही बनाए रखना है। अब हम जब लड़ रहे हैं तो ये लड़ाई कोई अंतिम नहीं होती, ना ही कोई अनंत होती है लड़ाई। जब कोई लड़ाई अनंत नहीं होती है तो उसका कहीं पे अंत तो होता है ना। अंत अब सब एक जैसी स्थिति में नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी 40% वर्कर तो आज भी ऐसी है, यदि हम उनको कह देते थोड़ा ही समझौता, कोई बात नहीं अपन लड़ेंगे, तो 2024 तक लड़ना पड़ेगा तो 2024 तक लड़ेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि 40-50% वर्कर हमारी ऐसी होती, वो पंजे गाड़ लेती, कहते कोई नहीं दीदी आने तो 24 भी देख लेंगे। लेकिन भाई 50% से तो काम नहीं चलता। 50% अपनी इसी भी तो है जिनका घर इसी पैसे से चलता है, जो उस तनख्वाह की अपने घर में इंतजार करते हैं, जिनके बच्चों की फीस नहीं भरी गई, जिनको आज तकलीफ हो रही थी जब उनकी 3 महीने की सैलरी नहीं आई थी। वो हमसे सवाल करते थे दीदी आंदोलन कितने दिन चलेगा, दीदी आंदोलन कितने दिन चलेगा। तो क्या उनका भी तो कोई जज्बा होगा, उनकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। क्या उन मजबूरियों को हम इस नाम से मिटा सकते थे? कोई नहीं, हमारी 10,000 बहनों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सारे आओ। और जिनकी मजबूरी है कर्ज ठा के, जिनके घर में हमारी ऐसी बहनें थी जिनको राशन नहीं बचा था, हमारी आशाओं ने, बाकियों ने आपस में इकट्ठा करके उनके घरों में राशन पहुंचा रहे थे। हमने ये प्रण लिया था कि हमारी 20,000 में से एक भी वर्कर इसलिए वापस घर नहीं चली जाएगी कि उसके घर में खाने की रोटी नहीं रही, ये हम नहीं होने देंगे। ये हमने तय किया था। और हमने ये तय किया तो जिनके घरों में बेहद बीमार आदमी थे, जिनका इलाज चल रहा था, जिनको हर रोज पैसे की जरूरत थी लेकिन पैसा नहीं था, उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटियां नहीं थी, वहाँ पे हमने कई वर्करों का कई जिलों में ऐसे प्रबंध किया कि कोई बात नहीं, तेरे घर में राशन जब तक हड़ताल चलेगी हम डालेंगे। हमने वो किया। तो क्या उन बहनों को पीछे छोड़ दे? उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए?
सबके बारे में सोचना चाहिए ना। तो जो आगे खड़ा होता है व्यक्ति, जिसके पास जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का हक उसको अदा करना पड़ता है। जीभ हिलाने में कुछ नहीं जाता। जीभ तो बहुत आसानी से किसी भी तरह से हिलाई जा सकती है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो जीभ हिलाए तो इस तरह से हिलाए जिससे उनके वर्कर को नुकसान ना हो, केवल फायदा ही फायदा हो। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। सरकारों का क्या काम है? मुश्किल से तो वो इस जगह पे पहुंचे जो हमारे, ये कुछ बात मैंने आपको बताई है। इसके बाद ये कहा फोटो खिंचवाओ। फोटो खिंचवाओ तो भाई क्या बोले, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। मुख्यमंत्री ने मुझे भी कहा यहाँ आओ मेरे पास में, यहाँ मेरे करीब खड़े हो। अपनी महासचिव को भी खड़ा किया, लड्डू का डिब्बा मंगवाया, बोले उठा लो लड्डू, उठा लो लड्डू। लड्डू उठाने का तो किसी का जी नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ हरियाणवी स्टाइल होते हैं, कुछ को पता होता है। भाई मैं तो मेरा था लड्डू मैंने खाना नहीं, तो मैं तो उससे एक सीढ़ी ऊपर आ गई, मुझे लड्डू नहीं खाना था। दूसरी बहन ने सोचा अच्छा ये जगह खाली होगी है, मेरे लिए खाली हुई, मैं आ जाऊं। तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो कोई आंदोलन से गद्दारी कर रही थी, उसने हाथ में लड्डू उठा लिया। तो अपनी महासचिव का हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री ने कहा लड्डू खिलाओ मुझे, हाथ पकड़ रखा मुख्यमंत्री ने। आपने देखा हो तो एक सिचुएशन होती है जब आप आमने सामने बात कर रहे होते हैं और वह हिसाब है उसका मुंह तो किसने जहर खिला दूं, लड्डू तो क्या खिलाऊं मैं। लेकिन कोई पॉज होता है तो हम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इस तरह से ना देखें, हम इस तरह से देखें कि हमारे जो नेता थे वो कैसे लड़ रहे थे। वही सुनीता जो आपके जिले में देखो आके यहाँ पे रात रात को रह के भी गई है, उनके बच्चे भी आते थे छुट्टी वाले दिन, वो उसको घर में नहीं मिलती थी। हमने कहा तेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए, कोई बात नहीं सुनीता, तू तो बैग बांध के घर से बाहर ही रह, तू घर में ना। वो कहती मेरे भी बच्चे शनिवार इतवार को आते हैं, मम्मी को ढूंढते हैं। जरूर ढूंढते हैं, माँ को सबको याद आती है, मेरे बच्चे को भी याद आती है। 7 साल का छोटा सा 73 दिन से छोड़ रखा है, पेपर भी हुए उसके बीच में, पेपर की मैं तैयारी नहीं करवा सकी। मुझे बहुत ही दुख था इस बात का। मेरे बच्चे पेपर चल रहे हैं और मैं रात में कदे 12 बजे घर आऊँ, कदे 1 बजे घर आऊँ, मेरा बच्चा सो जाता है और मैं उसके पेपर की तैयारी नहीं करवा पाई। लेकिन एक तरफ ये फैसला आया, दूसरी तरफ उसके जब रिजल्ट आए वो क्लास में फर्स्ट आया, तो मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि भाई कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने मेरे पीछे से भी मेहनत की, उसके पापा ने भी इसकी मेहनत करवाई, वो भी कामयाब हुआ और हमारा संघर्ष भी कामयाब हुआ। तो जो कुर्बानी होती है, आप ये देखिए कि हमने कहा कि सब वर्कर को हम एक साथ नहीं बुलाएंगे, हम बांट बांट के बुलाएंगे। इसलिए बांट बांट के बुलाएंगे कि ताकि हमारे किराए भाड़े कम से कम खर्च हो, है ना। तो इसीलिए हमने नंबर वाइज बुलाया सबको। लेकिन आप नेताओं को देखो, वो तो रोज आए ना। आपके नेता जो यहाँ ये खड़े हैं, ये शिमला, ये पिंकी, है ना, दर्शना, रेखा, ये तो कलावती, ये तो रोज आ रहे होंगे, कभी कभी छुट्टी ली होगी इन्होंने। 73 दिन में से ये 50 दिन 60 दिन आए होंगे, आप 73 दिन में से 25 दिन 30 दिन आए होंगे, ऐसा ही है ना। फर्क है, सबने जो आगे खड़ा होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, तो उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ काम किया है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि हर एक आंदोलन का एक तरीका होता है लड़ने का, एक समय होता है लड़ने का। हम किसी आंदोलन को लंबे समय तक एक जैसे तरीके से नहीं चला सकते। तो ये जो उपलब्धि हुई है, हम सब मिलके इसको उपलब्धि मान रहे हैं, इसकी खुशी आपने जरूर मनानी चाहिए। लेकिन साथ में बात यह भी है कि जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचे नहीं है, मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे, ये अपना प्रण है। इसके लिए हमारे संघर्ष बाकी है, हम संघर्ष विराम नहीं कर रहे हैं, हम केवल हड़ताल वापस ले रहे हैं। अब 73 दिन बाद हम हड़ताल वापस लेके अपने काम पे लौटने की हमारी तैयारी है। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारा जो संघर्ष है, हमारा वो संघर्ष जारी रहेगा, उसको जारी रखेंगे। और उसका पहला पड़ाव तो 30 तारीख को ही आ जाएगा। 30 तारीख को पूरे देश की आशा वर्कर दिल्ली आएंगी,
सरकार से पूछने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपा लड़ रहे हैं हरियाणा में, पूरे देश के अंदर आशाओं ने लड़ाई लड़ी है। बिहार की आशाओं ने भी 2 महीने हड़ताल की और 2 महीने हड़ताल के बाद उनका 1000 जो फिक्स था वो अब 2500 हुआ है 1 महीना पहले। मध्य प्रदेश की आशाओं ने भी लड़ाई लड़ी और उनको तो जेलों में डाला, कई महीनों तक बहुत सारे केस हुए और केस होके अब उनका फैसला हुआ थोड़े दिन पहले और उस फैसले में उनके 4000 रुपए अब फिक्स हुए हैं। महाराष्ट्र की बहनें अब वो हड़ताल पे चली गई। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी हड़ताल चल रही है। जब अपनी शुरू हुई थी हड़ताल तब से उनकी हड़ताल चल रही है। केवल 1000 रुपए फिक्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लड़ने लग रही है। उड़ीसा के अंदर आज हड़ताल चल रही है। पूरे देश की आशाएं, आसाम के अंदर हड़ताल चल रही है। पूरे देश की आशाएं महीनों संघर्ष कर रही हैं और उनके महीनों संघर्ष का नतीजा राज्य सरकारें ये दे रही हैं। 1000 बढ़ा लो, 1500 बढ़ा लो, 1500 बढ़ा लो, हम तो फिर भी उन तक आगे पहुंच गए। अब अगली बात ये है कि भाई जब ये सारी राज्य सरकारें कह रही हैं कोई नहीं, आप तो केंद्र की स्कीम हो, आप तो केंद्र की स्कीम हो, केंद्र आपको देगा, केंद्र से लेना पड़ेगा, तो भाई केंद्र को भी देखेंगे। अपनी तो फेडरेशन भी बढ़ गई। अब हम 20,000 आशा नहीं है, अब हम 10 लाख आशा है एक साथ और उनको 30 तारीख को दिल्ली में भी देखेंगे कि भाई केंद्र की स्कीम है तो केंद्र को पक्का करना है, तो राज्य सरकारों पे क्यों छोड़ रखा है? केंद्र की सरकार आप ही पक्का करो। और अब तो नरेंद्र मोदी को वोट मांगने भी अपने पास आना है तो उनका दाब भी अच्छे वाली लागेगी। जो ईद को दाब नहीं लागी तो फिर मान लो किस तो फालतू को दाब लागनी भी नहीं है ना। तो इसलिए अब 30 तारीख को चलेंगे दिल्ली। तैयारी कर लियो, जंतर मंतर पे अपन ने जाना है, ठीक है, घूम के आएंगे। तो दिल्ली जाने का मौका मिलता नहीं। और मैं कई बार ये सोचती थी दिल्ली बहुत दूर है। कई बार कोई प्रोग्राम आते हुए कहती ना तब ट्राई कर दो, आपके लिए तो ये बहुत दूर पड़ जाएगा दिल्ली। बोला दीदी दूर छोड़ दो ना, दिल्ली देखने का मौका कभी कभी मिला, कभी कभी तो मौका आता है। इसलिए जो है हम तो दिल्ली देख के आएंगे, तो दिल्ली घूम के भी आएंगे, सरकार के भी आंखें करके आएंगे। वो अपना प्रोग्राम 30 तारीख का जो संसद मार्च अपना है, वो संसद मार्च अपना स्टैंड करता है, वो रहेगा अपना संसद मार्च। उसके लिए तैयारी कर लो, वो चलेगा, अपना आंदोलन चलेगा। एकता जो हमने बनाई है ये ऐसे ही नहीं बनी है, इस बात को याद रख लेना कि कैसे अपनी 20,000 आशाएं जुड़ी हैं, कैसे हम एक PHC CHC पे सब सेंटरों तक पहुंचे हैं, किस तरह से हम यूनिटी बनी है। और इसको बनाना हर चीज को मुश्किल होता है, हर काम, कोई भी काम हो वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, खिलाना मिनट का काम है। यहाँ पे सफाई करने की कह दे तो ताकत लगेगी, यहाँ कूड़ा खिलाने की कह दो इधर उधर तो उठा के फेंक दो, आ गया, ठीक है। तो कोई भी चीज को बिगाड़ना बहुत आसान है और ये समझते हैं ये बीजेपी JJP वाले, ये जो है इनके कोई रिश्तेदार लगे बगे जो ये नीचे कोशिशें कर रहे हैं और ये जो प्रचार कर रहे हैं, कितने प्रचार चल रहे हैं। कल हम जब डिबेट्स में जुड़े हुए थे टीवी चैनल्स पे, एक तो टीवी चैनल्स वाले ने यही कह दिया कि यहाँ पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा। भाई कैसे पाकिस्तान बन जाएगा? आशाओं को पक्का कर दिया, घर तक तनख्वाह दे दी तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। भाई पाकिस्तान न्यू होने और आशाओं को तनख्वाह देने से, आशाओं को तनख्वाह देने से तो हरियाणा भी केरल बन जाएगा, जहाँ स्वास्थ्य के सारे आंकड़े सबसे अच्छे हैं। ये पाकिस्तान जब बनेगा, ये जो तुमने जातर धर्म के नाम पर रोड़ा मचा रखा है, वो तो अपना राष्ट्र धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाए हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्र, और आप कह रहे हो हम धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब आप धर्म के नाम पे राष्ट्र की बात करोगे, ये पाकिस्तान तब बनेगा। आशाओं को तनख्वाह देने से पाकिस्तान नहीं बनता कोई भी राष्ट्र। तो ये कितनी लफाजी कर रहे थे बैठ के, अभी भी ये कर रहे हैं। फिर ये कहते कि ये लाल झंडा तो चीन वालों का है, ये तो चीन का है लाल झंडा। भाई चीन का लाल झंडा, चीन के अंदर मजदूरों की सरकार है, उनका होगा लाल झंडा। हमारे चीन के लाल झंडे से हमारा क्या लेना देना है? हमारा अपना संगठन है, हमारा संगठन मजदूरों का संगठन है। उसकी संगठन की पहचान ये है कि वो झुकता नहीं है, वो डरता नहीं है और वो वर्कर्स के हक में
देता है जिससे कि वर्कर्स को नुकसान हो। तो ये हमारी खासियत है और इस खासियत से वो डरे हुए हैं। इसके लिए वो हमें थोड़ा तो बदनाम करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन हमने पहले भी उनके सारे प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया था और इस समय पे भी हम उनके प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देंगे पक्के तौर पे। और हम जो है खुशी मनाना अपना हक है, ठीक है। जो भी अपने पास शाम के जो रिएक्शन थे वो ठीक है, और ये हमारे रिएक्शन दूसरे हैं। मैंने भी बताया हमारे भी भीतर के रिएक्शन कुछ और थे। बाहर आते आते हम सेट हुए हैं। हम सेट होके हमने सोचा दिमाग से कि वर्कर के हित में क्या है ना। हमने ये पहली जो बाइट दी वो ये दी, जो भी दिया कोई नहीं, कुछ मांगों पे सहमति होगी। हम जो इससे संतुष्ट नहीं है, हड़ताल के संदर्भ में हम अपनी राज्य कमेटी से पूछ के फैसला लेंगे। लेकिन फिर वहाँ पे जितने सचिव मंडल के साथी थे, 11 जिले वहाँ पे उपस्थित थे, एक आध जिले से फोन करके राय ले ली और मोटे तौर पे यही राय आई कि 73 दिन लड़ लिए हैं और अब एक ब्रेक सही, ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है, लड़ाई फिर शुरू कर सकते हैं। हम थोड़ा सा हौसला और जुटाएंगे, थोड़े संसाधन और जुटाएंगे, थोड़े जेब में पैसे और आएंगे तो लड़ाई थोड़ी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर लड़ लेंगे। एक प्रपोजल आया मीटिंग के अंदर कि आप जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें आ जाओ, न्यू पेंशन स्कीम में आ जाओ। हालांकि हम मना कराए, वो फिर के 2000 भी नहीं देने थे बढ़ोतरी के। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होगा, वो बोले न्यू पेंशन स्कीम में आप जो है 500 रुपए वर्कर के खाते से कट जाएंगे और 500 रुपए सरकार उसमें डाल देगी। तो उससे जो है कुछ ना कुछ तो सरकार के खाते में से वर्कर के खाते में जाएगा और ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो जब आप रिटायर होके घर जाओगे तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने वो रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा हमें रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, हमें ये एनपीएस नहीं चाहिए। बाहर आके अपने अधिकारी बोले आप मना तो कराए, बाकी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाएगा आपका, 1 साल बाद फिर लड़ने लग जाइए। तो हमने कहा जी हम तो सोच रहे हैं 1 साल ना लड़े, बोले ना अगले साल फिर लड़ाई करना और अब की बार ये एनपीएस होगा थारा पक्का, ये हम लागू करवाएंगे। अपने अधिकारी उन्होंने जिस तरह से हमने प्रेजेंट की चीजें वो हमारे पक्ष में थे, हमने इस बात को महसूस किया। एसीएस तो वही थी वो जी अनुपमा जो आंगनबाड़ी की एसीएस थी जब आंगनबाड़ी का आंदोलन चल रहा था। वैसे तो उसको सेट करने के लिए लाए थे कि आपने पहले आंगनबाड़ी वर्करों को सेट कर दिया, ये आशा वर्करा की बारी अब ये सेट करने हैं आपको। लेकिन पूरी नेगोशिएशन में हमने जो महसूस किया उसका कोई नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं था, हमने कोई देखा नहीं, जो कुछ था पॉजिटिव था। बाहर निकल के उन्होंने सलाह दी कोई बात नहीं अगले साल फिर आंदोलन कर लेना, तब ये बची हुई चीजें फिर लागू कर देंगे। तो हमने कहा कि हम तो सोच रहे थे थोड़े दिन ना करें हम आंदोलन। तो ये अधिकारियों की भावनाएं हैं। मिशन डायरेक्टर ने मैंने फोन किया कि हमारा नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। आईएएस अधिकारी हैं, मतलब ये बता रहे हैं हम कि किस तरह से वही डिपार्टमेंट जो हमसे बात नहीं करते थे, मिशन डायरेक्टर किस तरह से हमें नारे लगाने पड़ते थे, उनके गेट पे बैठे रहते थे घंटों घंटों, वो बात नहीं करते थे। आज हम अपने संघर्ष के बदौलत इस जगह पे पहुंचकर वो बात करते हैं। मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया और मैंने पूछा जी नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, कितनी तारीख से लागू होगा। कल ये बात नहीं हुई, बोले 1 नवंबर से लागू हो जाएगा आपका ये, और हमने फाइल बना के भेज दिया, 5-7 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फोन उठा के आईएएस अधिकारी हमारी 3 वर्कर हटाई हुई हैं, हमने उन 3 वर्कर के लिए कहा इन 3 वर्कर को लगा दो। तो वो भी बात तो वो भी समझ रहे थे, बोले कोई बात नहीं आप इन छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो, आप बाकी संभाल लो, इसको तो मैं कर दूंगा। तो हम पहुंचे हैं एक जगह पे, हम एक जगह पे पहुंचे हैं, हमने एक उपलब्धि हासिल की है, ऐसी सरकार से उपलब्धि हासिल की है जो झुक नहीं रही थी। सबने कहा क्लर्क 42 दिन में चले गए, तुम भी खाली हाथ जाओगे, तुम भी खाली हाथ जाओगे। हमने तय कर दिया खाली हाथ ही नहीं जाएंगे, चाहे थोड़ा लेके जाए चाहे ज्यादा लेके जाएंगे। फिर आंगनबाड़ी वाले के माम भी लड़े थे 4 महीने, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो कुछ नहीं हुआ है हमारा का तो हो गया मुंह बंद, चाहे हमारा थोड़ा होया या ज्यादा वहाँ पर लेके उठे हैं।
और ये बढ़ोतरी भी जब इंसेंटिव में बढ़ोतरी होने के बाद जब ये 4,000 की बढ़ोतरी होगी तो इस बढ़ोतरी को भी एक समय पे हमें कम नहीं मानना चाहिए। एकदम से जो है छलांग आपा लगा के ये सोचे, ये शायद अंदर में अपने सबको पता था, लेकिन कहना नहीं बनता लड़ाई के अंदर, है ना। हम सब जानते थे कि 26 तो कोने हुए, लेकिन अब आपा यह भी जान गए हैं, है ना। आप इस लड़ाई में तो जानते थे 26 तो कोने हुए, लेकिन अब हम ये भी जान गए हैं कि 26,000 के बहुत नजदीक पहुंच गए हम। ये ज्यादा देर की बात नहीं है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब आप पक्के भी होंगे और आप तनख्वाह भी बंधवाओगे। ये रास्ता पड़ गया है, और ये रास्ता, ये भावना, जो ये संघर्ष जिस तरह से हमने लड़ा है, ये शानदार था। आप ये देखिए, पहली बार हुआ है पंजाब की वर्कर, कोई फिरोजपुर से उठ के, कोई कहीं से उठ के, वो हमारे धरनों पे हमारा फिजिकली चल के हमारे धरनों पे हमारा समर्थन करके गए, हमें आर्थिक मदद करके गए। ये पहली बार हुआ है। आप जाते हो तो बता दो, ये महाराष्ट्र में हड़ताल चल रही है, आप तो नहीं जाएंगे महाराष्ट्र वालों का समर्थन करने, महाराष्ट्र जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, जम्मू कश्मीर जाएंगे हड़ताल का समर्थन करने, कोई नहीं जाए। कभी नहीं हुआ ऐसा, ये पहली बार हुआ है हमारे आंदोलन में। लेकिन अब पंजाब वालों को तो वायदा किया था आंदोलन होगा तो जरूर आएंगे हम, तो उनके पास जाएंगे। वो लोग अपने नेता लेके चले गए, है ना, नेता डाल गए, वो तो उनका तो उल्टा कराएंगे आप जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। तो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि हम जीते हैं, और इस जीत के लिए हरियाणा की तमाम 20,000 आशा वर्कर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। काम के बारे में कौन कौन से काम करने हैं, ऑनलाइन काम करेंगे। ऑनलाइन काम के बारे में देखो, मीटिंग में तो हमने कह दिया कि जब आप हमें ढंग से तनख्वाह पैसा नहीं दे रहे तो हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। यदि आप हमें ढंग से पैसा नहीं दे रहे हो तो उसमें अब ये बात बाकी कुछ टेबल पे होगी। उन्होंने कहा कि इससे आपको बहुत डिबेट हुई है इस ऑनलाइन काम के संदर्भ में। इन कामों के संदर्भ में हम भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग अंदरूनी तौर पे बना लेंगे, कौन से काम करने से हमें फायदा है, वर्कर को फायदा है, कौन से काम में हमें ज्यादा मेहनत लगती है जो हम नहीं कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम टू काम आप इसको करके देख लेंगे। जैसे कि यूविन ऐप है, यूविन ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, आपको ड्यू लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, उसके कुछ फायदे हैं, वो आप कर सकते हैं। एनसीडी के काम में ज्यादा कॉलम है, उसको आप मना कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे आपने 2 साल एनसीडी करा लिया, आगे भी आप एनसीडी आप इसी तरीके से करा लो, एनसीडी हम नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पे ये बात है। इसमें जहाँ तक बाकी बिना इंसेंटिव के काम की बात है, उसके संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बात हुई है कि जो हम बिना इंसेंटिव का कोई काम नहीं करेंगे, ये स्पष्ट हो गया। दूसरा ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो डीसी जो चिट्ठियां डाल डाल के नए नए काम दे देता है, तो एमडी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया डीसी की कोई चिट्ठी डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए। कोई डीसी आएगा तो वो हमारे थ्रू आएगा और उस काम का इंसेंटिव होगा तो हम अपने वर्कर को उस काम करने का परमिशन देंगे, अन्यथा बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। हम कोई बेकार नहीं करेंगे, ये स्पष्ट हुआ है। तीसरी ये भी बात हुई है कि जो ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं, एफिडेविट भरवा रहे हैं ना हमसे कि आशा के अतिरिक्त हम और कोई काम नहीं करेंगे, इस पे भी कुछ चीजों पे, कुछ पोस्ट पे तो बात हुई है कि भाई ये कुछ पोस्ट है, इन पे तो नहीं होना चाहिए। बाकी मोटे तौर पे आशा से ये अंडरटेकिंग नहीं ली जा सकती। वो आशा से अलग भी कोई और अपना छोटा मोटा काम करना चाहे तो वो काम कर सकती है, और इस बात के लिए उस वर्कर को हटाया नहीं जा सकता, ये भी तय हुआ है मीटिंग के अंदर। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि हाँ हम ठीक लाइन पे हैं। ये भी तय हुआ है कि हमारे सब वर्कर के खाते एक बैंक में जाएं, और एक बैंक में खाता जाने के बाद हमारे कुछ बीमे हो। एक एक्सीडेंटल बीमे के बारे में भी बातचीत हुई है कि भाई कुछ 20-30 लाख रुपए किसी वर्कर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसको मिलना चाहिए उसका पैसा, या उसको गंभीर चोट लग जाए तो उसका इलाज वहाँ से उस पैसे
पैसे से सारे आयुष्मान कार्ड भारत से सारे इलाज नहीं होते हैं, या उसका इलाज हो जाए, इस बात का भी प्रबंध किया जाएगा। और भी ऐसी कई छोटी मोटी राहतें जो आने वाले समय पे उस पे काम चलेगा अभी, और धीरे धीरे करके वो चीजें हम तक पहुंचेंगी। कुल मिला के जो आप रोजाना रिपोर्ट देते हो, इस बात से छुट्टी करने की तैयारी हो रही है। आपको एएनएम के साइन कराने पड़ रहे हैं, इस काम से छुट्टी करने की तैयारी हो रही है। जितनी फालतू के बेगार आते हैं उन तमाम बेगार के काम से छुट्टी करवाने की बात हुई है। और जब आप इस परिदृश्य में देखते हैं तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि हम जब हड़ताल पे आए थे उस समय पे जिस कंडीशन में थे, आज हम लौट के जाएंगे तो हम उससे बेहतर कंडीशन में होंगे। और आप सबने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, हमारी जीत जिंदाबाद।